नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। आईसीएमआर और विशेषज्ञों ने इसे नया वेरिएंट नहीं बताया और घबराने के बजाय सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और हाई रिस्क लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब तक 2000 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपात बैठक की है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं और बेड सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जरूरतों के अनुसार और संसाधनों को जुटाया जा रहा है। जो H1N1 है या डेंगू है, उसके ऊपर हम अपने अवेयरनेस प्रोग्रामों को भी ठीक रखें और अपने हॉस्पिटलों में जो जरूरत की आइसोलेशन रूम्स की बेडों की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, उसकी कमी ना हो और 24 आवर्स की ड्यूटी के अनुसार डॉक्टरों को बांटा जाए, स्पेशलिस्ट रखा जाए। यूपी में भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा में भी 15 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 20 आईसीयू बेड तैयार रखे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि बुखार के हर मरीज की तुरंत जांच हो सके। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है और जो छोटे अस्पताल हैं उनसे भी कहा है कि आप सतर्क रहें। कोई भी मरीज बुखार की शिकायत को लेकर के आता है तो उसका खून की जांच कराएं और जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएं और उसके उपचार की व्यवस्था करें। सभी दवाइयों को उपलब्ध सुनिश्चित करा दिया गया, उपलब्धता उनकी, और जो पैथोलॉजिकल टेस्ट है उसकी तत्काल रिपोर्ट उनके मोबाइल पर भेजें। देश के दूसरे हिस्सों से भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बच्ची में H1N1 की पुष्टि हुई है, तो वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोई नया वायरस नहीं, बल्कि हर साल आने वाला मौसमी फ्लू है और घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की सलाह है कि हाथ बार बार धोएं, भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाएं और खांसते छींकते समय मुंह ढके। अगर सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या ऑक्सीजन लेवल 94% से कम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग इस संक्रमण से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी H1N1 यानी स्वाइन फ्लू से जुड़े क्या क्या लक्षण हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, कितना सतर्क रहना है, इसी को लेकर एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डायरेक्टर मणिपाल हॉस्पिटल की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सतीश लांबा, फैमिली फिजिशियन, और डॉक्टर स्वप्निल शिखा, सर्वोदय हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आप ही का रुख करती हूँ मैं। जो ये स्वाइन फ्लू है, सालों पहले हमने सुना था, तब भी मास्क पहनने की हिदायत और ये तमाम चीज़ें कही गई थी, लेकिन उसके बाद आया कोविड, और कोविड के बाद से ही ना लोगों के जहन में एक डर बैठ चुका है, क्योंकि जो कुछ कोविड में देखा, उसके बाद किसी भी फ्लू से या कोई भी ऐसा संक्रमण हो तो लोग डरते हैं कि भाई ये कोविड जितना खतरनाक ना हो। तो आप जरा बताएं कि कितना सावधान रहने की ज़रूरत और क्या क्या इसके सिम्टम्स। बिल्कुल, आपने सही कहा श्रद्धा, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि कोविड में हम सब लोगों ने जो मंजर देखा है और अभी कोई भूल भी नहीं पाया उसको, और इसलिए लोगों के मन में एक डर की भावना आती है कि उसी की तरह फैलने वाला वायरस है, उसी की तरह लंग्स में इन्फेक्शन करता है, तो लोगों के मन में स्वाभाविक तौर से एक डर आता है। लेकिन अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा और कोविड में बहुत अंतर है। सबसे पहली बात है कि देखिए, जो ये H1N1 की हम बात कर रहे हैं, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो पिछले कुछ सालों
से हम लोगों के बीच में घूम रहा है, इन्फेक्शन करता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि कोविड एक नया वायरस था, हमारे पास उसका ट्रीटमेंट नहीं था, उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि कौन-सी दवा कोविड के ऊपर असर करेगी। इसके लिए हमारे पास एंटीवायरल्स हैं। तो H1N1 एक ऐसा वायरस है कि हमारे पास दवाइयाँ भी हैं इसके लिए, हमारे पास इसके लिए वैक्सीन भी है और हम ये जो वायरस है, ये बहुत तीव्र इन्फेक्शन नहीं करता है। बहुत ही कम मामले ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है या निमोनिया हो रहा है, वो भी एक वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें ज़्यादा ये दिख रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अमूमन तौर पे अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सब सिंपल पैरासिटामॉल, थोड़ा ओआरएस लेने से, थोड़ा एंटी एलर्जिक लेने से, घर में रेस्ट करने से, खाँसी है तो उसकी थोड़ी दवा लेने से आराम से ठीक हो रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर लोगों में ये 3-4 दिन में बीमारी ठीक हो जा रही है, तो बहुत ज़्यादा घबराने या पैनिक की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं इसलिए हमें सतर्क रहना ज़रूरी है और जैसे कि हम बोलते हैं कि मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए, अगर कोई खाँस रहा है, छींक रहा है तो उससे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखने की ज़रूरत है। घर में किसी को अगर खाँसी, ज़ुकाम, बुखार है तो घर के बाकी लोग 3-4 दिन के लिए उनसे थोड़ा आइसोलेट करें, यानी कि उनसे थोड़ा दूर रहें या घर में मास्क लगाएँ। तो ये चीज़ें अगर हम करें तो हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जैसे कोविड होता था, जो हम खाँस रहे हैं, छींक रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुँह से जो कण निकलते हैं नाक से, उन्हीं से ये इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है। तो अगर हम ये थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखें और ये सावधानी चीज़ें हमने अगर हम कोविड बरत के लें। समय में करी भी हैं, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है और हमें पता भी है कि कैसे करना है इन चीज़ों को। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें करें और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई भी है, वल्नरेबल ग्रुप स्पेशली जो हमारा है, वो लोग अगर वैक्सीन लगवाएँ तो उससे भी इनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर लांबा, डॉक्टर सतीश लांबा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लांबा, एक चीज़ आप बताएं कि डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि हर मौसम में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार होता है, वायरल होता है, मौसमी बीमारियां होती हैं, तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कुछ केसेस में ऐसा भी होता होगा कि लोग इसे नॉर्मल सर्दी, खांसी, ज़ुकाम समझकर लंबे समय तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, 3 दिन 5 दिन वेट कर लिया। मैंने बहुत से लोगों को अपने आसपास भी देखा है कि दवाई खा ली, डोलो खा ली, पैरासिटामोल खा ली। ये डिफरेंशिएट कैसे हो? मैडम ने भी जो बोला कि जो सारे H1N1 है वो फ्लू है और जो सारे फ्लू है वो H1N1 नहीं है। जो आजकल जो फ्लू चल रहा है उसमें मलेरिया भी है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, क्योंकि कुछ आज रिपोर्टेड केस भी आए हैं जिसमें डेंगू पॉजिटिव के भी केसेस चल रहे हैं, चिकनगुनिया और मलेरिया के भी पॉजिटिव केस आए हैं। तो जो सारे फ्लू जो हैं वो H1N1 नहीं है, लेकिन सारे H1N1 जो वो फ्लू है। डिफ्रेंशिएट ऐसे करना है कि जो नॉर्मल जो H1N1 जो इन्फ्लुएंजा फ्लू है, इसके जो सिम्टम्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ड्राई कफ, सूखी खांसी, बुखार ठंड से और सांस का फूलना, मांसपेशियों में दर्द और भूख का कम लगना और जी का मिचलाना यानी उल्टी जैसा का मन करना, ये सिम्टम्स हैं जो H1N1 जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं। बिल्कुल, तो ये वो सिम्टम्स हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है और टेस्ट कराना होगा। डॉक्टर स्वप्निल, टेस्ट की बात आई है तो कौन से टेस्ट इसके लिए करवाए जाने चाहिए? टेस्ट में इसमें हम जो नेसोफेरेंजियल स्वैब है, जो जिसको हम एक किट से भी इंस्टेंट हम 10-15 मिनट में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इसको ऑथेंटिसिटी के लिए कि H1N1 पॉजिटिव है, उसके लिए RT-PCR का टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट कुछ घंटों बाद मिलती है। तो उससे हम कंफर्म करेंगे कि H1N1 इसको इन्फ्लुएंजा वायरस है। जी, डॉक्टर स्वप्निल, मेरा सवाल आपसे कि टेस्ट तो बता दिया डॉक्टर लांबा ने, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर पर कैसे देख रेख हो। अगर किसी को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, वायरल है, तो कोविड के समय आपको याद है कि डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खों पर जोर दे रहे थे कि उन देसी नुस्खों को अपनाना चाहिए घर में, वो बहुत कारगर होते हैं। तो इस केस में क्या क्या नुस्खे हैं जो अपनाए जा सकते हैं घर में? जो स्वाइन फ्लू बेसिकली आजकल जो केसेस आ रहे हैं मोस्टली वही सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे ही आ रहे हैं। तो पुराने जो नुस्खे थे कि खूब सारा पानी पियो और लेमन वाटर, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखो, थोड़ा सा काढ़ा वगैरह भी लोग पी रहे हैं, गले में आराम देने के लिए जो है गागल्स करिए, नमक पानी के गरारे। सो ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती है। इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया था डॉक्टर स्वाति ने कि ORS पीजिए। ORS बनाना घर पे भी बहुत आसान है, बाज़ार में बहुत फॉर्मुलेशंस उपलब्ध हैं। तो अगर आप ORS पियेंगे, अच्छे से हाइड्रेटेड रखेंगे, रेस्ट करेंगे, सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बिल्कुल रिकवरी में हेल्प करेगा। और घरेलू नुस्खों में गर्म से गर्म चीज़ें जो लिक्विड्स हैं, गर्म से गर्म लेते रहिए, बिल्कुल बेसन की चीज़ें, गर्म प्रोटीन वाली चीज़ें जो रिकवरी में ज़्यादा हेल्प करें वो लेते रहिए।
बिल्कुल, तो प्रोटीन का इंटेक आपको ज़्यादा रखना है। डॉक्टर स्वाति, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि 3-4 दिन तो लोग इसी बात में बिता देते होंगे कि उनको लगता होगा कि भाई नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम है। वो कब, कौन सा समय है जब लगे कि नहीं भाई ये सर्दी खांसी से बढ़कर कोई चीज़ हुई है, ये H1N1 हो सकता है? वो कौन सी टाइमलाइन होनी चाहिए, वो कौन सी लाइन होनी समय होना चाहिए जब बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो ज़्यादातर जितने भी मौसम के बुखार होते हैं, फ्लू है, इन्फ्लुएंज़ा है, जो हम अभी और बुखारों की बात करें, सब में ज़्यादातर सेम ही होते हैं। सभी को बुखार होगा, गले में थोड़ी खराश होगी, नाक बंद होगी, खाँसी होगी, सर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, तो ये ज़्यादातर सभी में होता है। लेकिन H1N1 में हम क्या देख रहे हैं कि कई बार बहुत तेज़ बुखार होता है, जो कि पैरासिटामॉल वगैरह से भी नहीं उतर रहा है, या खाँसी इतनी ज़्यादा है कि साँस लेने में दिक्कत हो रही है, या जैसे हम पहले कोविड के समय में SpO2 चेक कर रहे थे, अगर SpO2 95 से नीचे रह रहा है आपका ऑक्सीजन लेवल, तो वो भी एक ऐसा साइन है कि आपको जो है मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या कोई व्यक्ति ऐसा है 3-4 दिन बुखार हो गया है तेज, अभी भी ठीक नहीं हो रहा, डिहाइड्रेट हो गए, और इसमें उल्टी दस्त भी देखा जाता है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं, 2-3 दिन से चल रहे हैं, आपको ठीक नहीं हो रहे हैं, या हम ये देखें कोई व्यक्ति के लिप्स ब्लू हो रहे हैं, या जो हम उससे बातें कर रहे हैं हमें लग रहा है कि वो सही जवाब नहीं दे रहा है हमको, जिस तरह की बातें गफलत की हालत में लग रहा है या कंफ्यूजन में लग रहा है, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जब डेफिनेटली हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात समझने की ये है कि अगर H1N1 पॉजिटिव भी आता है, तो भी पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भी अगर आप एंटीवायरल नहीं भी लेंगे, कई बार बहुत केसेस में बिना एंटीवायरल के भी जो है लोग 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे पास एंटीवायरल्स उपलब्ध हैं, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति को हमें एंटीवायरल्स देने की जरूरत है, इसकी तबीयत, इसके ऊपर H1N1 का ज्यादा असर हो रहा है, तो वो भी उपलब्ध है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि सर्दी खांसी हुई और आज ही हम अपने अपने आप से वो एंटीवायरल्स लेना शुरू कर दें, या हम एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। ये आप डॉक्टर की सलाह पे या डॉक्टर के ऊपर छोड़िए कि किसको एंटीवायरल देने हैं, किसको एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं है। ये सब जो फैसले हैं ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ने चाहिए, और दोस्तों से सुनकर, व्हाट्सएप पे देखकर, या आजकल AI का जमाना है, वहां पर पढ़ के कि हमें एंटीवायरल मैं शुरू इसी कर पर आई देना थी कि चाहिए या आजकल छींकाई तो शुरू कर तुरंत दे, जो है ऐसा हर ना कोई करें। गूगल पे अपनी क्वेरी सर्च करता है या AI से पूछता है, और उसके बाद उस हिसाब से ज़्यादातर लोग खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं। ये भी एक समस्या है। डॉक्टर सतीश, मेरा सवाल आपसे, बच्चों का कैसे ध्यान रखें हम? बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, 3-4 साल के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको जो हर चीज़ जो चीज़ समझाओ, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके हिसाब से ही स्कूल में या बाकी जगह चलें। तो क्या प्रिकॉशंस बच्चों के लिए पेरेंट्स कर सकते हैं, क्या कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि जो बच्चों को, उनको मॉनिटरिंग उनको डेली करनी पड़ेगी, कि बच्चे स्कूल से आते हुए उनका टेम्परेचर उनका नोट करिए, उनके अंदर कोई इनिशियल कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे खांसी हो रही है या उनको कोई जुकाम है या उनको बॉडी एक हो रहा है या टेम्परेचर है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और उसकी मॉनिटरिंग के हिसाब से अगर उनको कुछ ऐसा सिम्टम्स लगता है, तो पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे को स्कूल जाने से उनको रोकें, उसको घर पे रेस्ट कराएं, और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो पैरासिटामॉल, जो ORS है, जैसे अभी मैडम ने बताया था, कि उसी से वो घर में ट्रीटमेंट शुरू करें, और उसके जो वाइटल्स हैं उनको वो रेगुलर मॉनिटर करें, उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। बिल्कुल, तो यानी बच्चों का इस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। डॉक्टर स्वप्निल, बच्चों के अलावा अगर मैं बुज़ुर्गों की बात करूं, मैं प्रेग्नेंट वुमेंस की बात करूं, और ख़ास तौर पर उन लोगों की बात करूं जो ऑलरेडी बीमार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किडनी से जुड़ी समस्या होंगी, जिनको लीवर से जुड़ी समस्या होंगी, या बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होंगे, वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं बीमारियों से, तो वो कैसे अपना ध्यान रखें? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इसमें पूछा है जो आपने, ये H1N1 वायरस है, ये सेल्फ कॉम्प्रोमाइज्ड लिमिटिंग पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें स्पेशली सिम्टम्स का ध्यान रखना है। अगर वो नॉर्मल हल्का फीवर है या खांसी है या जुकाम है, तो आप बस वाइटल्स की मॉनिटरिंग करते रहिए, सैचुरेशन लेवल्स जो हैं, ऑक्सीजन लेवल्स हैं, वो चेक करते रहिए, कोई सांस की दिक्कत ना हो, उनकी रेस्पिरेटरी रेट जो है, सांस की गति बहुत तेज ना चल रही हो, चेस्ट में कोई पेन या डिस्कम्फर्ट ना हो रहा हो,
इस तरीके के सिम्टम्स का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी पहले से कमज़ोर होती है। प्लस ऐसे लोगों को हमेशा आइसोलेट करके रखें। अगर घर में कोई बीमार हो रहा है, आपको लग रहा है कि उसको फ्लू के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इन लोगों को हमेशा आप कोशिश करें कि अलग रखा जाए, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए और क्राउड में अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करें, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी है इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम पहले से ही उस चीज़ को रोक के रखें और इस तरीके की सिचुएशन को हम अवॉइड करें। डॉक्टर स्वाति, अगर हम खान पान की बात करें, क्योंकि आज तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो बाहर खाते हैं, एक नॉर्मल एक वो कल्चर सा बन चुका है कि आप बाहर का खा लेंगे, इतनी ऐप्स हैं तुरंत मंगा लेंगे। खाना किस तरीके का खाना है, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम, ऊपर से अगर इस तरीके का फ्लू चल रहा है, तो खान पान कैसा रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये कल्चर हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब हम देखें तो एडोलेसेंट्स में, यंग एडल्ट्स में हम फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब तो देख ही रहे हैं। वहीं साथ ही खाना, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर हमारा खाना अच्छा नहीं होगा, अगर हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं होगा, हमें जल्दी इन्फेक्शंस लगेंगे। देखिए H1N1 के पास अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है और उसके पास 2 लोग बैठे हैं जिसमें से एक की इम्यूनिटी अच्छी है और एक की पुअर है, तो ये स्वाभाविक है कि जिसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है उसे इन्फेक्शन लगेगा और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसे शायद इन्फेक्शन लगे भी ना। तो अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो हम बोलते हैं कि जो भी मौसम के फल सब्जी आते हैं वो ज्यादातर उनमें वो विटामिन मिनरल्स होते हैं जिनकी उस वक्त हमें जरूरत होती है। तो अगर हम हेल्दी फूड खाएं, अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हाँ हम कोई 2 फ्रूट्स दिन भर खा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें वो विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे और हमें सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल हम क्या देख रहे हैं कि लोग जंक फूड खाते हैं और साथ में सोचते हैं कि मल्टीविटामिन खा लेते हैं या कोई गोली ऐसी खा लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको डेली वो अपने जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे जब आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं वो आपको ज्यादा फायदा करते हैं। क्योंकि अब आप सप्लीमेंट्स में भी देखिए तो बहुत केमिकल्स मिले होते हैं, तो आप एक तरफ सोच रहे हैं कि आपको विटामिन मिनरल मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही केमिकल्स भी आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए डाइट अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो मैं बोलूंगी यहाँ पर कि देखिए जितने भी हमारा वनरेबल ग्रुप है, जो कि बड़े बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं या जिनको बीमारियां हैं जैसे आपने कहा, वो सब लोग अभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसकी जो वैक्सीन है, क्योंकि एक ये नया स्ट्रेन नहीं आया है, तो जो अभी मौजूदा हालात में हमारे पास वैक्सीन है वो उपलब्ध है, उसको आसानी से लोग लगवा सकते हैं। सिंगल शॉट होता है और उससे आप जो है ये एक प्रिवेंटिव की तरह काम करती है ताकि आपको जो है इन्फेक्शंस नहीं हो। और इसकी अभी लेटेस्ट न्यू वैक्सीन भी आ चुकी है मार्केट में ऑलरेडी, तो या तो आप वो लगवा सकते हैं या जो अभी चल रही थी पिछले साल भी हमारे पास थी, क्योंकि ये नया स्ट्रेन नहीं है तो वो भी असर कर रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि नई वैक्सीन आई है वही लगवाएं, ऐसा नहीं है। जो भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इस वक्त मार्केट में है आप आसानी से उसे लगवा सकते हैं, तो वैक्सीन लगवाएं। उससे भी जो है आपको प्रिवेंशन होगा, क्योंकि काफी हद तक रोकथाम हो जाती है इन्फेक्शन की। और अगर होता भी है H1N1 उसके बाद तो वो सिवियर नहीं होता है, यानी कि ज्यादा डेडली नहीं होता है या आपको निमोनिया नहीं होगा, आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वो काफी हद तक प्रोटेक्शन देता है। तो वो भी एक चीज है जो इस वक्त आप जिसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि मुझे आज बुखार हो गया है, आज सर्दी खांसी और मैं आज ही जाके वैक्सीन लगवा लूं तो मुझे H1N1 नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैक्सीन प्रिवेंटिव है, ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि जब सर्दी खांसी जुकाम हो उस टाइम ये वैक्सीन नहीं लगवाएं। लेकिन अगर अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप ठीक हैं, तो ये आपके लिए प्रिवेंटिव चीज है जो आप समय से लगवा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सतीश, वैक्सीन की बात तो हो गई, लेकिन अभी हम जैसे खान पान की बात कर रहे थे, हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल क्रैश डाइटिंग करते हैं पतले होने के लिए। उनको लगता है कि भाई खाना छोड़ देना ही विकल्प है। ऐसे लोगों को कितना खतरा हो सकता है कि उनको H1N1 जल्दी हो जाए? जो इस टाइप के जो लोग हैं वो तो बहुत वनरेबल रहेंगे H1N1 के लिए। अगर वो डाइट पे रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, लोग उनकी लो प्रोटीन डाइट लेंगे, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, तो उनको इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाएगी, तो वो तो बहुत जल्दी H1N1 की चपेट में आ जाएंगे। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट है ये तो उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर को लेना आपको पड़ेगा। नेचुरल, जैसे मैडम ने बताया, फल फ्रूट्स हैं और आपकी जो नेचुरल चीजों से जो हमें इम्यूनिटी बढ़ती है उनका उनको सेवन करना पड़ेगा। ये जो आर्टिफिशियल जो चीजें हैं जो और जो मार्केट्स में आ रही हैं, इनसे उनकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। नेचुरल
सोर्सेज पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, यानी कि अपने खान पान का तो बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर स्वप्निल और शिखा, जो वैक्सीन की भी एक मैं बात करना चाहूंगा मैडम, ताकि वैक्सीन जो ये पीक इसका जो जून से अक्टूबर में पीक होता है, जो ये H1N1 का हर साल यही सीजन होता है, जो इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है, इसमें जो वैक्सीन जो है कोशिश करनी चाहिए कि जून से और अक्टूबर के बीच में इनको लगा लेनी चाहिए, या आप अक्टूबर में लगाएं, ताकि उसकी इम्यूनिटी 1 ईयर के लिए होती है, साल में एक बार लगती है, तो वो उनका वो प्रिवेंशन अगले साल जो नेक्स्ट ईयर में अगर स्वाइन फ्लू का अगर कोई आपका अगर मान बिल्कुल, लो वो जो ये टाइम बीमारी पीरियड महामारी होता है किसी में उसके बीच में उनको वो उसका प्रिवेंशन मिलता रहे। हाँ, डॉक्टर ताकि उसको स्वप्निल प्रोटेक्शन जून जी, टू जो जी, अक्टूबर होता है, ये पीक समर होता जी, है, क्योंकि ठीक है। इसमें जो वायरस है ठीक है बहुत सर, वनरेबल होता ठीक है। है, ठीक है। डॉक्टर स्वप्निल, आपसे सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि अब जिम एडिक्टेड लोग हो चुके हैं, यानी कि चाहे कुछ हो जाए, सर्दी बारिश धूप गर्मी, वो जिम जरूर जाते हैं, और ऐसे में वो उसके हिसाब से चलते हैं, प्रोटीन पाउडर्स और खाना छोड़ देना है, वो क्रैश डाइटिंग की बात तो मैंने की ही। इस टाइम पे क्या उसमें तब्दीली करनी चाहिए? समय थोड़ा सा कम है, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, जिम करना बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी जो बॉडी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो उस टाइम पे जिम नहीं जाएं। जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स जिम में मिल रहे हैं, जो पाउडर्स और बहुत सारे आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लोग ले रहे होते हैं, डब्बे डब्बे लेके आते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। जो आपके फिजिशियंस आपको आपके टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो चीज़ें रेकमेंड कर रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के हिसाब से रेकमेंड कर रहे हैं, आपकी हाइट वेट BMI के हिसाब से रेकमेंड कर रहे हैं, वही चीज़ें लेनी चाहिए। ओवर द मार्केट जितनी भी, ओवर द काउंटर जितनी भी सप्लीमेंट्स हैं या प्रोटीन पाउडर्स हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उसको जितना अवॉइड करें। और अगर बीमार है तो ओवर जिमिंग ना करें, बिल्कुल रेस्ट दें अपने आप को। बिल्कुल, तो ओवर जिमिंग से बचना है, खान पान का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, और जो सब कुछ अभी बताया गया वैसे ही फॉलो अगर करते हैं जो डॉक्टर्स ने कहा, तो ये इसमें परेशान होने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन हाँ, समय जब आपको लगे तो डॉक्टर के पास जरूर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार पैनल जुड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों डॉक्टर्स का इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।